नमस्कार साथियों। वैसे तो आज के ज़माने में दलित, आदिवासी, मुस्लिम एवं शोषित वंचित तबके की महिलाओं के लिए न्याय मिल पाना आज बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनीषा बाल्मीकि वह एक बच्ची है जो रेप से पीड़ित, जिसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, पाँव पैरालिसिस हो गए, जिभ्या काट दी गई और आरोपियों के खिलाफ 376 तक नहीं लगी, सेक्शन 3 ना लगी, ना ही एम्स में एडमिट कराया। जब अंतिम दिनों में, जब मरणासन्न स्थिति में थी, तब जाकर एम्स में भर्ती कराया। एम्स में जब उसकी एम्स में जब वो पीड़िता खत्म हो गई या एक्सपायर हो गई, उसके बाद सूबे की पुलिस ने उसके मृतदेह को नहीं दिया। मृतदेह को उत्तर प्रदेश सूबे की पुलिस द्वारा ही जला दिया गया। ये हमारे इंडिया में दलितों के राइट्स हैं, ये हमारे इंडिया में दलितों का अधिकार है। वैसे तो हमारे देश के अंदर जब मानव के अधिकार नहीं तो दलितों का अधिकार क्या होंगे। तो दोस्तों, प्रथम बात तो हम जो हमारी बेटी मनीषा बाल्मीकि है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं एवं प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को खुश रखे, शांति दे। दोस्तों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह मुख्य है, क्या इस भारत के अंदर जो जितने भी सभी तबके हैं, क्या उन सभी तबकों को सत्ता द्वारा समान रूप से रखा जाता है, समान रूप से संरक्षण दिया जाता है, समान रूप से न्याय प्रणाली के तहत रखा जाता है? हम इसी के बारे में बात करेंगे। अभी 2019 को एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है। साथ ही दोषी कैदियों से ज़्यादा विचाराधीन कैदियों की है संख्या। यानी कि जेलों के अंदर जो इस समय दलित, आदिवासी या मुस्लिम जो हैं, उनकी संख्या, जो कैदी दोषी हैं उनकी संख्या से कहीं अधिक है। ऐसा ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान, पीके कानौजिया को बार बार जेल भेजना ऐसे आंकड़ों की तस्दीक करता है। हम पहला जो बात करेंगे वह है डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थे जो गोरखपुर के अंदर है। उन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आरोप लगाया गया था वह तक नागरिकता संशोधन कानून सीएए, एनआरसी, एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप था और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया था। उनको अभी दिसंबर में मथुरा जेल से छोड़ा गया है। यानी कि जब अदालत ने उन्हें बेल दी या छोड़ा गया, तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस ने जो स्टेटमेंट दिए, अपने बयान में जो कहा, उस बयानों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया था बिल्कुल भड़काऊ नहीं था। यानी कि सरकार के
नुमाइंदों द्वारा डॉक्टर कफील खान पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर में जो भड़काऊ भाषणों का जिक्र था, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन भड़काऊ भाषणों को बिल्कुल बुरी तरीके से निरस्त कर दिया। यानी कि उन्होंने ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जो भड़काऊ हो, बल्कि उसमें सद्भावना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और बीआरडी में मारे गए बच्चों की बारे में था। आपको पता होगा गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन कमी से जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, उसी के बाद से डॉक्टर कफील खान के दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। हालांकि में कफील खान इस समय जेल से बाहर हैं और उनकी स्थिति भी जेल के अंदर बहुत जैसी भी रही है, वो आप सर्वविदित है इस चीज़ से। हम डॉक्टर कफील खान ही नहीं, हम एक नए व्यक्ति जो पेशे से पत्रकार भी हैं, प्रकाश कानोजिया। प्रकाश कानोजिया एक दलित समुदाय से आते हैं और मूल निवासी महाराष्ट्र के हैं, हाल निवासी दिल्ली के हैं। बहुजन समाज में उनकी एक अच्छी छवि बनी हुई है। वे उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय से उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। यानी कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखों में एक चुभता हुआ कांटा, क्योंकि वह एक दलित समुदाय की आवाज़ को बुलंद करना उनका एक इच्छा है, उनकी एक भावना है। वह दलित समुदाय ही नहीं, बाकी अन्य समुदायों को भी बात को बुलंद रखते हैं। वह एक पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकार का काम पत्रकारिता ही करना होता है। हालांकि में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका भी हम जिक्र करेंगे। यानी कि पहली बार उनकी गिरफ्तारी जून 2019 में हुई थी। उन पर आरोप था कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उन्होंने। हालांकि में वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा कर दिए गए और आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था किसी नागरिकता की आज़ादी के साथ समझौता नहीं हो सकता, ये उसे संविधान से मिली हुई है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कन्नौजिया को रिहा करते हुए भारत सरकार के सॉलिसिटर से कहा था कि यह आज़ादी उसको संविधान द्वारा दी गई है, हम इसको छीन नहीं सकते। हालांकि में कानोजिया जी के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, एक सुझाव दिया था कि आप ऐसी टिप्पणियों से बचें। लेकिन सूबे की पुलिस पीके कानोजिया की हर गतिविधि पर इस तरीके से नज़र बनाए हुए थे कि कैसे, किस तरीके से, किस मामले में उन्हें फंसाया जाए, क्योंकि दलित, आदिवासी और मुस्लिमों को तो टारगेट इस समय इस तरीके से बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अधिकतर न्यूज़ चैनलों में खबरें आती करती रहती हैं। सब व्यक्ति सर्वविदित होते हैं इन चीज़ों से, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं कुछ अपने जो अंश हैं जो मेरे पास हैं वो मैं रख रहा हूँ। फिर दोबारा अगस्त 2020 में प्रशांत कानोजिया की दोबारा गिरफ्तारी होती है और उन पर आरोप लगता है कि फेक न्यूज़ फैलाने का, कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज़ फैलाई है। फेक न्यूज़ क्या थी? हिंदू संगठन के नेता सुशील तिवारी का पोस्टर था जिसे कथित रूप से तोड़ मरोड़ कर ट्वीट किया था। यानी कि उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी संगठन के लीडर सुशील तिवारी, उनका एक पोस्टर था, उस पोस्टर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप था ट्विटर पर। लेकिन आप एक बात सोचिए कि
जो ट्विटर पर जो कईयों लोगों द्वारा शेयर किया गया था, हजारों लोगों द्वारा, लेकिन यह कार्रवाई हजारों लोगों पर नहीं, सिर्फ प्रशांत कानोजिया को टारगेट किया गया था। यानी कि यह कार्रवाई सिर्फ पीके कानोजिया के खिलाफ हुई थी। उसमें जो एफआईआर में जिक्र है वह यह है कि इस ट्वीट से सुशील तिवारी की मानहानि हुई है। जो ये एफआईआर लिखाई गई थी, सुशील तिवारी द्वारा लिखाई नहीं गई थी। यह एफआईआर खुद तिवारी ने ये एफआईआर सुशील तिवारी नहीं बल्कि लखनऊ के हैरतगंज थाने के एएसआई दिनेश शुक्ला ने लिखवाई थी, और इसमें लिखा गया कि सुशील तिवारी की मानहानि हुई है। जबकि आप सोचिए, अगर मानहानि सुशील तिवारी की हुई है तो एफआईआर भी सुशील तिवारी को लिखानी चाहिए थी। जबकि यह एफआईआर थाने के अंदर मौजूदा ऑन ड्यूटी एक एएसआई द्वारा लिखा जाना संदेहास्पद स्थिति बयान करता है। हालांकि मैं उसे कई लोगों द्वारा बार बार शेयर किया गया, मगर अरेस्ट सिर्फ पीके कानोजिया किया गया था। और एफआईआर में हमने आपको बता दिया है कि हैरतगंज थाने के एएसआई दिनेश शुक्ला द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी, और वो मानहानि का एफआईआर में जो जिक्र किया गया है वह मानहानि का जिक्र किया गया है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, खुद सुशील तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करते रहते, तो उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कैसे? क्योंकि वो टारगेट नहीं है। टारगेट सिर्फ दलित, आदिवासी और ओनली मुस्लिम है। आप उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाकर देख सकते हैं। वे अकेले ही नहीं हैं, ऐसे बहुत हैं जो सोशल मीडिया पर अपना जहर उगलते रहते हैं। वैसे तो हम हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया चलाता है उससे हम यही कहेंगे, संविधान के दायरे में चयनित शब्दों का इस्तेमाल करने पर ही सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालनी चाहिए, और अपना वीडियो बनाते भी, अपनी कोई बात शेयर करते भी चयनित शब्दों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? आज के युग में हर व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। आप उसका टारगेट कभी मत बनिएगा। और ऐसे और भी कई संगठन, कई लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर यह कह दिया जाए कि ऐसे लोगों को सत्ता का समर्थन हासिल है। उसमें एक दिल्ली के राजनीतिक दल के लीडर भी मौजूद हैं, जिनके एक भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़की थी, लेकिन उनके भड़काऊ भाषण पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन बातों का निष्कर्ष सिर्फ एक ही चीज से निकलता है, वह यह है कि इन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और सत्ता उन्हीं लोगों को संरक्षण नहीं देती जिनको वो टारगेट करती है। और बल्कि हकीकत यह है कि दलित मुस्लिम की गिरफ्तारी पर हमारे समाज के लिबरल, प्रोग्रेसिव बहुत लोगों के अंदर बहुत खुशी होती है। अगर कोई दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी का लीडर, पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता, यदि कोई अरेस्ट अगर होता है, तो हमारा लिबरल प्रोग्रेसिव जो है, जो एक हमारे ही समाज का तबका है, उसके अंदर एक खुशी की, एहसास की अनुभूति होती है। क्यों? क्या वो भी मानव हैं, हम भी मानव हैं।
हमारे अंदर भी वही खून है, उनके अंदर भी वही खून है। अंतर क्या है आखिरकार? कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी ये सोच और मानसिकता का अंतर है, जबकि वो अंतर नहीं होना चाहिए। अब जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, जो 2019 की पूरी रिपोर्ट दी है एनसीआरबी में, हम उस रिपोर्ट की बात करते हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट की टोटल जो आबादी है 16.6% है। और जेलों के अंदर कुल जो बंदी हैं, कुल बंदी, उन बंदियों का 21.7% दलित समुदाय। जो 21.7% जो बंदी हैं वो विचाराधीन बंदी हैं, न कि दोषी। दोषी और विचाराधीन में अंतर होता है। दोषी दोषी होता है क्यों? दोषी ने तो अपराध किया है, उसे सजा मिलनी मिलनी है। लेकिन जो व्यक्ति विचाराधीन है, जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेलों में चढ़ रहे हैं। उनकी संख्या 21.7% है। और दूसरी बात, जो टोटल दोषी हैं उनसे कहीं ज़्यादा संख्या विचाराधीन मुस्लिमों की है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार इन मामलों में जो प्रोग्रेस रेट है वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश स्टेट से है। यह एनसीआरबी का कहना है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि आवाज़ बुलंद करने से पहले करने वाले के लिए सज़ा तैयार रहती है, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका तबका इतना बड़ा तबका नहीं है इस देश के अंदर जो आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिला सके, कंधा से कंधा मिला सके। आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे उन लोगों के लिए, उससे पहले आपके लिए तयशुदा सजा तैयार है। तो दोस्तों, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, कातिल भी यही है, जज भी यही है, गवाह भी यही है, और फैसला भी यही है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा टारगेट हैं वह ये लोग हैं, और ये लोग भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। और हम भारत के 130 करोड़ मानव, हमें मानवता से रहना चाहिए। हमें इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। ये भी हमारे भाई बहन हैं। आप सोचिए, एक महिला कंगना रानौत, जिसके साथ हमारे एक राजनीतिक दल की पूरी आईटी सेल खड़ी हो जाती है, उसके समाज का संगठन खड़ा हो जाता है, मौजूदा सत्ता खड़ी हो जाती है। लेकिन आज हमारे दलित समुदाय के सबसे निचले तबके की जाति वाल्मीकि समुदाय की बेटी के साथ में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद ही हमारे देश की सरकार, हमारे देश की संघीय सरकार के शासन अध्यक्ष की तरफ से उस मृतका के लिए संवेदना में मुंह से ही नहीं तो सोशल मीडिया से एक भी शब्द नहीं निकला। यह इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारी जरूरत है ही नहीं इस देश के अंदर। आखिर कहाँ जाए, कौन रखवाला है? किसी बड़े आदमी ने यह कहा है कि राम रूठ जाए तो राज नहीं रूठता, लेकिन यहाँ तो राज भी रूठा हुआ है। चुन चुनकर हर चीज का टारगेट है। तो दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत